मैंने एक एग्जाम्पल उठाई है लॉज ऑफ मोशन से, जिसको मैं कनेक्ट करूंगा सर्कुलर डायनामिक्स के साथ। बिकॉज काइनेमेटिकल पार्ट हमारा हो चुका है, अब हम बात करते हैं डायनेमिकल वाले पार्ट की। तो डायनेमिकल वाले पार्ट को समझने के लिए जहां पे आपको सेंटीपिटल फोर्स को समझना इंपॉर्टेंट है, तो इस एग्जाम्पल की मदद से मैं उस क्वेश्चन को इजीली और अच्छे से मैं समझा पाऊंगा। तो मैंने ये इस इक्वेशन को यूज किया, इस क्वेश्चन को मैंने उठाया है। तो दरअसल मैं अगर बात करूंगा यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें देखने को क्या मिल रहा है। जब मैं इस चीज को देखूंगा, ये हमारे पास एक मास m है। जब इस मास m की मैं बात करता हूं तो ये यहाँ पे इसको हैंग किया मैंने एक स्प्रिंग के साथ बांधा है। यहां से भी ये हमारे पास फिक्स्ड सपोर्ट है, ये भी हमारे पास फिक्स्ड सपोर्ट है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा इसके ऊपर जो हमारे पास फोर्स लग रहा है वो लग रहा है mg। इस mg की वजह से इसके ऊपर टेंशन क्रिएट हो जाएगा। तो टेंशन की जो डायरेक्शन होगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द टेंशन। और यहां पे हमारे पास कोई नया टेंशन होगा जिसको मैं टी डैश के नाम से जानता हूं। ठीक है, तो ये मैंने माना टी डैश। अगर मैं बात करूंगा इसको, मैं इक्विलिब्रियम पोजीशन को मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूं। इक्विलिब्रियम पोजीशन अगर मैं देखूंगा तो इक्विलिब्रियम पोजीशन होने के लिए मेरे पास एफ ऑफ समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, यानी कि समेशन ऑफ एफ is equal to 0. It means summation of f of x is equal to 0 and summation of f of y is equal to 0. जब मेरे पास ये दोनों फोर्सेस बराबर आ जाएंगे, दैट टाइम पे मैं मान सकता हूं कि ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब मैं क्या करता हूं, मैं इस टेंशन को रिजॉल्व करूंगा दो कंपोनेंट्स में। दिस इज द टेंशन वन। इसको मैं क्या करूंगा, ये बनेगा यहां से, अगर ये थीटा एंगल है तो ये हमारे पास क्या बना टी, ये हमारे पास यहां पे टी कॉस थीटा। और ये हमारे पास क्या होगा, एक कंपोनेंट को इधर की तरफ आ जाएगा जिसको हम बोलूंगा मैं टी साइन थीटा। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में होने रखने के लिए हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि जो हमारे पास टी कॉस थीटा जो है, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। और ये जो हमारे पास टी साइन थीटा जो है, टी साइन थीटा जो हमारे पास है वो हमारे पास इस टी डैश के बराबर होगा। तो इस सिचुएशन पे जो हमारे पास फोर्स होगा यहां पे, वो हमें कहां पर है, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, यानी कि नेट फोर्स ऑन मास m इज इक्वल टू द 0। ठीक है, अब अगर मैं थोड़ा सा और मैं इसको सिचुएशन चेंज करता हूं, यानी कि यहां पे कोई भी मोशन बॉडी की नहीं होगी, मास की नहीं होगी। अब मैं क्या करता हूं, एट टाइम t पे, एट t इज इक्वल टू 0, जब मैं t का वैल्यू 0 करता हूं तब मेरे पास ये स्ट्रिंग जो है, यानी कि अगर मैं इसको मानता हूं कि ये स्ट्रिंग मेरे पास ए बी स्ट्रिंग है, इस ए बी स्ट्रिंग को मैं कट करता हूं। जो ही मैंने ए बी स्ट्रिंग को कट किया, ए बी जो हमारे पास स्ट्रिंग थी इसको मैंने कट किया, तो कट करने के बाद क्या होगा, यहां से मैंने इसको कट किया। जो ही मैंने कट किया इसको, एट टी इज इक्वल टू टी के बराबर, टी इज इक्वल टू टी के बराबर क्या होगा, यहां पे सिचुएशन इसका चेंज हो जाएगा। यानी कि इस मास का जो सिनेरियो अभी तक था वो अब नहीं रहेगा, वो वाला सिनेरियो अब नहीं रहेगा, कुछ चेंज आ जाएंगे। तो चेंज क्या आ जाएगी, जब मैं इसको देखूंगा यहां पे, अब इस वाले सिचुएशन पे, अब मेरे पास ये हमारे पास ब्लॉक था, इस ब्लॉक को मैं क्या करता हूं, अब यहां पे नई सिचुएशन कुछ आ जाएगी इस प्रकार की। सिचुएशन क्या होगी कि ये हमारे पास एक मास m है, और इस मास को मैं क्या करता हूं, यानी कि इसका mg इधर लग रहा था, mg मैंने इधर लगाया, और यहां से हमारे पास टेंशन T है। अब ये टेंशन T नहीं आएगा, अब ये कोई नया टेंशन होगा, बिकॉज इस टेंशन की वजह से कोई तो इफेक्ट पड़ेगा। तो ये टेंशन अब नहीं रहा, बिकॉज यहां से ये इसको में रिलीज किया गया है, तो यहां पे कुछ और चीजें आ जाएंगे। जरा मुझे बोलो कि आपको पता है कि जो मैंने बोला आपको कि टुवर्ड्स द सेंटर एक एक्सेलरेशन होती है जिसको मैं AC बोलता हूं। जो हमारे पास सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन लगने वाली जो होती है वो a के बराबर होती है, AC के बराबर होती है। वो एक्चुअल में जो इक्वेशन हमारे पास होती है वो v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r होता है, व्हाइल r इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, तो मुझे बोलो कि क्या टुवर्ड्स द सेंटर कोई एक्सेलरेशन होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, बिकॉज वेलोसिटी टुवर्ड्स दिस इज 0। तो हमारे पास यहां पे AC का जो वैल्यू होगा, AC इज इक्वल टू 0 बिकॉज v इज इक्वल टू 0 ना। अब क्या होगा, अब यहां पे इस टेंशन को, यानी कि जो हमारे पास यहां पे टेंशन होगा, ये T0 होगा, इस टेंशन को क्या हो जाएगा, अब इसको कोई और बैलेंस करने वाला होगा, यानी कि ये mg जो होगा इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा जिसको मैं बोलूंगा mg cos थीटा, यानी कि mg cos थीटा इस टाइम बैलेंस कर रहा है इस T0 को।
ठीक है। और क्या है, और जरा मुझे बोलो यहां की तरफ कोई एक्सेलरेशन होगी, अगर इसको सर्कुलर मोशन हम करनी है तो यहां पे इसके पास कोई एक्सेलरेशन होगी जिसको मैं एटी एक्सेलरेशन बोलता हूं, यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलता हूं। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो हमारे पास यहां पे है वो ये है, और कुछ होगा यहां पे, इसको मैं क्या करता हूं, इस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बदले मैं यहां पे इस टेंशन को रिजॉल्व करूंगा दो कंपोनेंट्स में। इतना तो आपको समझ आया होगा कि जो हमारे पास यहां पे ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है इसको मैं आप रिलीज करता हूं बिकॉज यहां पे कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रही है। अब क्या होगा, ये हमारे पास है, इसको मैं रिजॉल्व करूंगा दो कंपोनेंट्स में, एक बनेगा ये हमारे पास क्या बना, टी कॉस थीटा। यहां पे हमारे पास क्या बना, यहां की तरफ जो हमारे पास है दिस इज कॉल्ड टी नॉट, यहां पे भी नॉट है, साइन थीटा। ठीक है। अब जरा मुझे बोलो कि इस इक्वेशन पे क्या होगा, ये जो पार्टिकल होगा इसके तरीके से एग्जीक्यूट करेगा सर्कुलर मोशन। अब मुझे बोलो कि अगर एक्सेलरेशन आपको पता चली, यानी कि फ्री बॉडी डायग्राम इसकी मुझे पता चली, यहां की तरफ कोई एक्सेलरेशन नहीं है, यहां की तरफ सारे एक्सेलरेशन है जिसको मैं एटी एक्सेलरेशन बोलता हूं। और अगर मैं यहां पे देखूंगा कि जो हमारे पास यहां पे इसका मास कितना है, एम मास है, जरा मुझे बोलो कि वर्टिकल फोर्सेस अगर मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूं, अगर मैं ये लिखूंगा कि इस वर्टिकल फोर्सेस में क्या इक्वेशन बनेगी, आप ये बोलोगे सर कि वर्टिकल फोर्सेस जो हमारे पास वर्टिकल इक्वेशन अगर मैं लिखूंगा तो वो इक्वेशन क्या बनेगी, आप बोलोगे सर यहां पे जो एटी एक्सेलरेशन होगी इसका मास है, दैट मीन मास इंटू एक्सेलरेशन इधर की तरफ होगा और मास इंटू एक्सेलरेशन इधर की तरफ होगा। तो टी कॉस थीटा को, यानी कि टी कॉस टी नॉट कॉस थीटा को इस टाइम बैलेंस कौन कर रहा है, यानी कि ये mg है और यहां पे हमारे पास ये बनेगा माइनस mg, वही होगा। और भी कुछ होगा, यानी कि यहां से ये हमारे पास यहां पे क्या लगेगा, और लगेगा m इंटू एटी, यानी कि यहां पे नीचे लगेगा प्लस m इंटू एटी मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। और कोई फोर्स वर्टिकल लग रहा है मेरे को, नहीं लग रहा, तो दैट मींस हमारे पास क्या बनेगा, ये 0 के बराबर हुआ, यानी कि टी नॉट कॉस थीटा जो हमारे पास होगा वो बनेगा mg प्लस m80, वही होगा बेटा। तो यहां पे हमारे पास ये वर्टिकल इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब सिमिलर बेसिस पे आप इसका हॉरिजॉन्टल वैल्यूज भी निकाल पाएंगे, तो इक्वेशन आप कहीं भी पूछ सकता है, यानी कि इसमें जो पार्टिकल होगा ये पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा, यानी कि ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा, तब करेगा जब हमारे पास ये वाला जो होगा, जो ही मैंने इसको रिलीज किया तो ये मोशन में आ जाएगा ड्यू टू दिस, क्योंकि यहां पर एक इसको अभी तक बैलेंस, टी साइन थीटा को अभी तक बैलेंस कर रही है टी डैश, बट टी डैश का वैल्यू अब 0 होगा। जब टी डैश का वैल्यू कट करने के बाद 0 हुआ तो इसको यहां की तरफ कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो हॉरिजॉन्टल, यानी कि जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल वाले फोर्सेस होंगे वो डोमिनेट करने लगेंगे, तो डोमिनेट करने की वजह से पार्टिकल मोशन में आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि ये पार्टिकल जो होगा वो मोशन में आ जाएगा। अगर अब इसी की बिहाफ पे मैं एक एग्जांपल लिखूंगा आपके लिए, एग्जांपल मेरे पास ये है कि मान के चलेंगे कि मेरे पास एक एक्सिस है, इस एक्सिस के अक्रॉस मैंने एक मास ले लिया। जब मैंने इस अक्रॉस के लिए एक मास लिया तो इस मास का ये एक्सिस है ये घूम रही है विद द हेल्प ऑफ ओमेगा। व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो क्या होगा, इसका मास हमारे पास क्या है, इसका मास हमारे पास m है। अगर m मास इसके पास है, जरा मुझे बता दीजिए कि यहां पे अगर मैं देखूंगा कि इसके ऊपर जो फोर्स होगा वो कितना होगा। मुझे निकालना है फोर्स ऑन m, यानी कि m के ऊपर मुझे फोर्स निकालना है, क्या होगा वो मैं देखना चाहूंगा। ठीक है, मुझे बोलो कि जो टुवर्ड द सेंटर फोर्स होगा, मैं दो तरीके बताऊंगा आपको। टुवर्ड द सेंटर जो हमारे पास एक्सेलरेशन होती है दैट्स कॉल्ड द सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, आप बोलोगे वो AC होगा बराबर, जो हमारे पास इक्वेशन है v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। Now what is v? What is the relation between omega and v? आप बोलोगे AC जो हमारे पास होगा वो हमारे पास होगा यहां पे ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, बिकॉज़ जो v होता है v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू r, तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है तो यहाँ पे हमारे पास ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर आ जाएगा। जरा मुझे बोलो कि ये r और ये r कैंसल आउट होगा, AC का जो वैल्यू होगा वो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर r के बराबर आया। अब क्या हमारे पास मिला, ओमेगा स्क्वायर r। बोलो जो फोर्स होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, Fm मतलब फोर्स ऑन मास m किसके बराबर होगा,
m into a. What is a? Fm is equal to m is m mass and a is omega square r. इसी को हम क्या बोलते हैं? फोर्स. और यहां पे ये जो फोर्स होगा वो टेंशन के बराबर होगा, तो यहां पे मैं टेंशन इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर लिख सकता हूं. और एक तरीका भी है, सेकंड तरीका भी इसको निकालने का है, वो ये है हमारे पास कि जो यहां पे अगर इस चीज को आप देखोगे, यहां की तरफ जो अगर फोर्स लगेगा वो मुझे बोलो कि अगर ये टेंशन इधर की तरफ, इसका एक सीडो फोर्स भी लगता है जो बाहर की तरफ, ताकि ये हमारे पास बैलेंस करेगा, तभी तो ये सर्कुलर मोशन करेगा. ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास सीडो फोर्स होता है, तो टेंशन यहां पे सीडो फोर्स के बराबर होगा. वो सीडो फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है. जो ही आप क्या करोगे, एक लाइन लोगे आप, उसके यहां पे हम लिखते हैं क्या, m ओमेगा स्क्वायर r, यानी कि या r आप ऐसे भी लिख सकते हैं m v स्क्वायर बाई r, ऐसा भी आप लिख सकते हैं. तो ये हमारे पास हो गया टेंशन. ठीक है, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, ताकि आपको एक चीज में सिखाने की कोशिश करता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ द कंटिन्यूअस बॉडीज. अगर मैं मान के चलूंगा, दूसरी एग्जांपल में ले रहा हूं, ये चीज तो आपको समझ आई होगी. अब मैं और एक एग्जांपल लूंगा. यहां पे मान के चलेंगे मेरे पास एक एक्सिस है, इस एक्सिस के ऊपर बहुत सारे मासेस है. दिस इज मास m1, दिस इज मास m2, ये एक स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं, एंड दिस इज मास m3. अब ये एक्सिस जो है ये घूम रही है विद हेल्प ऑफ ओमेगा. अगर ये एक्सिस ओमेगा की मदद से घूम रही है, आप मुझे बता दीजिए, ये यहां से लेके यहां तक मैं मानता हूं दिस इज r1 की दूरी पे है, ये यहां से लेके यहां तक r2 की दूरी पे है, और ये यहां से लेके यहां तक r3 की दूरी पे है. जरा मुझे बता कि अगर मुझे निकालना होगा यहां पे जो टेंशन लगेगा, इसके ऊपर जो टेंशन क्रिएट होगा, दिस इज T3 टेंशन, एंड हियर दिस इज T2 टेंशन, एंड दिस इज T1 टेंशन. ठीक है बच्चा, तो मुझे क्या निकालना है, मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है T3, T2, T1. जब आप देखोगे, जब इस चीज को मैं देखूंगा यहां पे, ये यहां से लेके यहां तक कितना है, इसके ऊपर यहां से जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, जो मैंने अभी बोला, जो भी पार्टिकल है ये भी घूम रहा है एक सर्कल में जिसका रेडियस है r3. अगर इसको मैं एनालिसिस करूंगा, ये घूम रहा है विद हेल्प ऑफ द ओमेगा. यहां से अगर मैं देखूंगा आपको, ये घूम रहा है जिसका रेडियस है r3, ये भी घूम रहा है अपनी सर्कल में जिसका रेडियस है r2, ये भी घूम रहा है अपनी सर्कल में जिसका रेडियस है r1. मैंने बोला अभी आपको, इस एग्जांपल को अगर आप मद्देनजर रखते हुए आपको मैंने आपको बोल दिया कि जो यहां पे ये वाला मास होगा, यानी कि ये वाला मास जो है, इस मास के ऊपर आपने जहां पर भी ये मास है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में लिखो m ओमेगा स्क्वायर r. व्हाट इज r? r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. तो हमारे पास इस टर्म पे यहां पे अगर आप देखोगे तो T3 जो हमारे पास इनसाइड द फोर्स होगा वो बैलेंस होगा किसकी वजह से, m मतलब m3, और ओमेगा मतलब जिसकी वजह से ये सारा जो घूम रहा है, दैट्स एन ओमेगा, एंड दिस इज r3, ये हमारे पास होगा r3, m ओमेगा स्क्वायर r3. तो दिस इज द टेंशन ऑफ T3. नाउ सी ऑन व्हाट इज दिस, यहां पे आप निकाल भी सकते हैं, या m2 के ऊपर क्या होगा, यहां की तरफ जो फोर्स होगा, एक्सेलरेशन होगा, वो होगा ए जो होगा, एसी जो होगा v स्क्वायर बाय r. v का मतलब आप लिखोगे क्या, ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाय r, वो कैंसल आउट हो जाएगा, तब भी आपको वही निकलेगा. तो T2 जो हमारे पास होगा, अब ध्यान से समझना, हमेशा टेंशन की जो डायरेक्शन होती है वो अवे फ्रॉम द मास होती है. अगर यहां के ऊपर अगर मैं इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, इस टेंशन T2 की फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, यहां की तरफ आपको लगेगा T2, क्या लगा T2, यहां की तरफ आपको क्या लगा T3, बिकॉज इस पॉइंट ऑफ मास के हिसाब से. अब यहां पर भी वही करते, मगर यहां पे इसको आगे कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रिंग नहीं है, तो इसकी वजह से आपको यहां पर टेंशन खत्म हो जाते हैं. तो हमेशा क्या होगा, हमेशा जो टेंशन लगेगा जो बाहर की तरफ लगता है. तो यहां पे मुझे बोलो ये T3 एंड ये T2 एंड ये T3, तो दैट मीन मैं लिख सकता हूं T2 माइनस T3 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, m मतलब m2, ओमेगा मतलब ओमेगा स्क्वायर, एंड r का मतलब होगा r2. अब यहां पे क्या आप T2 को नहीं जानते, T3 को जानते हैं, वो बनेगा माइनस m3 ओमेगा स्क्वायर r3. क्या मैं सही बात बोल रहा हूं, इज इक्वल किसके बराबर होगा, सिमिलरली m2 ओमेगा स्क्वायर r2. क्लियर बात है. जरा इस टर्म को इधर लाओ, क्या बनेगा, T2 इज इक्वल किसके बराबर, m2 ओमेगा स्क्वायर
R2 प्लस होगा M3 ओमेगा स्क्वायर R3। सिमिलर बेसिस पे दिस इज द टेंशन T2। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं बोलना चाहूंगा अभी, जो मैं दूसरे क्वेश्चन में आपको करा दूंगा, सिखा दूंगा कैसे करते हैं। तो ये हमारे पास T3 का वैल्यू आया। जरा मुझे बोलो आगे अगर हम बढ़ेंगे, अगर हम आगे बढ़ेंगे तो मेरे पास यहां पे, इसको मैं रब करने की कोशिश करता हूं तो थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख पाऊंगा। और एक चीज बोला मुझे कि जो यहां पे हमारे पास T2 का वैल्यू, T1 का वैल्यू मिला, T1 का वैल्यू जो होगा वो किसके बराबर, T1 का वैल्यू जो होगा वो किसके बराबर, T1 का वैल्यू जो होगा हमारे पास T1। अगर मैं ऐसे कर दूंगा T1 को माइनस करता, अगर मैं T1 की आप फ्री बॉडी डायग्राम बना लूं तो T1 मान ले ये मेरे पास T1, इसको यहां की तरफ T2 फोर्स लग रहा है, टेंशन लग रहा है, और यहां की तरफ T1 लग रहा है। यानी कि T1 की डायरेक्शन एक साइड से, T2 की डायरेक्शन दूसरे साइड से। दैट मीन T1 माइनस T2 इज इक्वल टू M। M मतलब M1, ओमेगा मतलब ओमेगा जिससे पूरा बॉडी घूम रहा है, एंड R1 मतलब R1। तो ये हमारे पास है। क्या आप जानते हैं कि T2 का वैल्यू कितना है? हाँ, M2 माइनस करके M2 ओमेगा स्क्वायर R2 प्लस M3 ओमेगा स्क्वायर R3 इज इक्वल किसके बराबर होगा? M1 ओमेगा स्क्वायर R1। अब यहां पे क्या होगा? T2 को मैं, अगर मैं T1 को निकालूंगा, इस पूरी टर्म को इधर की तरफ लाओ तो आपके पास एक रिजल्ट बनेगा। दैट मीन्स M1 ओमेगा स्क्वायर R1 प्लस M2 ओमेगा स्क्वायर R2 प्लस M3 ओमेगा स्क्वायर R3। अब मुझे बोलो आपको क्या लग रहा है? यहां पे ये क्वेश्चन कराने का एक ही मकसद है मेरा, वो ये है कि आपको क्या लग रहा है कि इनवर्ड जो हमारे पास जो भी रेडियस के अंदर वाले मासेस होंगे, क्या वो टेंशन के ऊपर इफेक्ट करते हैं कि बाहर वाले टेंशन के ऊपर इफेक्ट करते हैं? नहीं, अंदर वाला कोई भी मास इफेक्ट नहीं करता है। आप देखो कि अगर मैं अंदर वाले फोर्सेस इफेक्ट करते, अंदर वाले मासेस इफेक्ट करते, तो यहां पे आपको T3 पे यही सिर्फ इक्वेशन नहीं मिलती। T2 पे आपको, आप देखो T1 को कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, T3 के ऊपर T2 एंड T1 को कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, T2 पे T1 को कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, बट T3 का कंट्रीब्यूशन है। T1 के ऊपर जो हमारे पास है और कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, बट T2 एंड T3 का सारों का कंट्रीब्यूशन है। यानी कि बाहर जितने भी मासेस होंगे उनका कंट्रीब्यूशन है इस इक्वेशन में। ठीक है, अब आपको मैं समझ सकता हूं कि ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब मैं बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन आपको करा दूंगा जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। मान के चलेंगे कि मेरे पास अब एक कंटिन्यूअस बॉडी है, मेरे पास। ध्यान से समझना, एक कंटिन्यूअस बॉडी मैंने ऐसे ले ली, जो एक रॉड है मेरे पास। इस रॉड का जो मास है वो m है, एंड इसकी जो लेंथ है वो l है। ठीक है, इसी कंसेप्ट के ऊपर ये डिपेंड है। अब इस मास, रॉड है मेरे पास, अब इस रॉड के ऊपर मैं एक मास रखता हूं। यहां पे एक मास है, छोटा सा मास, जो इस एक्सिस से, जो एक्सिस है ओमेगा से घूम रही है। इस मास का जो रेडियस है वो r है, यानी कि r की दूरी पे है ये। मुझे बताना है टेंशन एट r, यानी कि इस पॉइंट का मुझे टेंशन निकालना है। अगर आप ध्यान से समझ लोगे, इस चीज पे जो इफेक्ट करने वाला है वो अंदर वाला मास नहीं होगा, वो बाहर वाला मास है। बट ये मास पॉइंट इसमें नहीं है, कंटिन्यूअस है। यानी कि अगर ये कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास यहां पे एक छोटा सा एक डीएम काटता हूं मैं, डीएम मास जो कि एक्सिस से दूर है r, जो कि एक्सिस से दूर है हमारे पास x में दूर। इसका जो एलिमेंट है, लेंथ एलिमेंट है, वो dx है। ठीक है, बोलो मुझे कि इसके ऊपर जो फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, यानी कि इसके ऊपर जो टेंशन होगा वो किसके बराबर होगा। इसकी वजह से इसको आप ये वाला इफेक्ट करेगा और ये वाला इफेक्ट करेगा। ठीक है, मैं इस टेंशन डीएम को करूंगा, फिर इसके बाद इंटीग्रेट करता हूं। ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने टेंशन लिया dt टेंशन, छोटा सा टेंशन, किसके बराबर होगा? dm ओमेगा, इसको ओमेगा स्क्वायर से सारी बॉडी घूम रही ओमेगा,
इंटू आर, व्हाट इज आर? आर इज एक्स, आर इज एक्स, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, डीएम वेरिएबल है तो मैंने पता है कि जब इंटीग्रेशन तब तक नहीं हो जाएगी जब तक हमारे पास सिंगल वेरिएबल इक्वेशन नहीं आ जाएगी। तो यहां पे सिंगल वेरिएबल इक्वेशन क्या है वो मैं बताने की कोशिश करता हूं। यहां पे हमारे पास डीएम भी वेरिएबल है और एक्स भी वेरिएबल है। आपने यहां पे काटा, मैं यहां पे काट करता हूं, ठीक है। तो यहां की वजह से, या आपने यहां पे कट किया दिया, मैं यहां पे कट करता हूं, तो इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। दैट मींस हमारे पास दो तरह की वेरिएबल, दो इक्वेशन, वेरिएबल इक्वेशन है हमारे पास। तो क्या करेंगे, तो मैं इस डीएम को कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं। मैंने आप एक तरीका बताया है आपको जो मैं हर एक क्वेश्चन में करता हूं, ठीक है। मैं बोलता हूं को बड़ा मास डिवाइड बाय बड़ी लेंथ, छोटा मास डिवाइड बाय छोटी लेंथ। बड़ा मास कितना है m, तो मैंने m ले लिया, डिवाइड बाय बड़ी लेंथ कितनी है, टोटल l है हमारे पास, तो मैंने l ले लिया, इज इक्वल किसके बराबर है, छोटा मास कितना है dm है, और छोटी लेंथ कितनी है dx। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जरा इस m को इन टर्म्स ऑफ द कांस्टेंट लाओ, तो मैं क्या करूंगा, मैंने लिया dm इज इक्वल किसके बराबर होगा, m by l इंटू dx, m by l इंटू dx। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बोलो dm का वैल्यू जो हमारे पास ये तो मिल गया, आप जरा इक्वेशन में पुट कर दीजिए। जब आपने इक्वेशन में इसको पुट किया तो हमारे पास क्या मिलेगा, dt टेंशन जो हमारे पास होगा बराबर m by l ओमेगा स्क्वायर इंटू x dx, बिकॉज x हमारे पास ऑलरेडी है और dx हमारे पास है। अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। जो ही मैं इंटीग्रेट करूंगा, जरा मुझे बोलो कहां से लेके कहां तक करता हूं, कहां से लेके कहां तक करूंगा, मैं करूंगा यहां से L से लेके R तक, बिकॉज जिस पॉइंट पे मुझे निकालना वो R की दूरी पे है, यानी कि R से लेके L तक मैं इंटीग्रेशन करता हूं। बोलो ये T आएगा, T इज इक्वल किसके बराबर, M कांस्टेंट, L कांस्टेंट, ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट। अब हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रेशन हो जाएगी x dx की, x dx की इंटीग्रेशन हो जाएगी फ्रॉम R से लेके L तक। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब बोलो मुझे क्या होगा, t इज इक्वल किसके बराबर होगा, m by l ओमेगा स्क्वायर, इंटीग्रेशन हो जाएगी x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फ्रॉम लिमिट R से लेके L तक। ठीक है बेटा, तो मैं कोशिश करता हूं इसको अच्छे से लिखने की। तो यहां पे हमारे पास क्या बनेगा, ये वाली चीज। अब बोलो टेंशन किसके बराबर होगा, T इज इक्वल किसके बराबर, दैट मींस m by l ओमेगा स्क्वायर। यहां पे हमारे पास क्या वैल्यूज आ जाएंगे, अपर लिमिट कितना है l स्क्वायर, दैट मींस l स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। 1 को कॉमन ले लो, अंदर क्या, t को 2 को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, m ओमेगा स्क्वायर, 2 को लिया कॉमन, 2l, अंदर बचेगा l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। दिस इज द टेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब इस रिलेशन के ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे, और थोड़ी सी बात करेंगे। बोलो मुझे, अगर मैं अब इस पॉइंट पे टेंशन निकालना चाहूंगा, एंड पॉइंट पे टेंशन निकालना चाहूंगा, बोलो एल पॉइंट पे क्या होगा, मेरे पास एल का वैल्यू यहां पे एल है, आर का वैल्यू कितना होगा, आर का वैल्यू कितना होगा, यानी कि जो हमारे पास यहां पे वैल्यू मिला वो हमारे पास कितना मिला, यहां पे इस पॉइंट पे कितना होगा और इस पॉइंट पे कितना होगा। ठीक है, या आप इस इक्वेशन से किसी और पॉइंट पे भी आप निकाल सकते हैं, यानी कि दो पॉइंट्स के बीच में मैंने आपको निकाला, मैं बोलूंगा आपको बता दो पॉइंट पी पे और पॉइंट क्यू पे बता दो मेरे को टेंशन कितना होगा। आप बोलोगे सर ये पॉइंट जो है ये पॉइंट आर की दूरी पे है, R1 की दूरी पे है, ये पॉइंट R2 की दूरी पे है, तो इसका टेंशन अलग निकालूंगा, इसका टेंशन अलग निकालूंगा, अपना लिमिट इस इक्वेशन में पुट करता हूं और मुझे आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ठीक है, इसकी वजह से बात हम इसकी करते हैं कि जो हमारे पास सेंटीपिटल फोर्स होता है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन, यानी कहीं पे आपके पास सेंटीपिटल फोर्स कोई चीज एग्जिस्ट करेगा, कहीं पे आपको कोई चीज एग्जिस्ट करेगा। जरूरी नहीं कि मैंने एग्जांपल जितने भी दिए आपको इस लेक्चर में, मैंने सिर्फ टेंशन को यूज किया ताकि मैंने सर्कुलर मोशन करवाया, यानी कि जो ही मेरे पास टेंशन आया, टेंशन ने आपको सर्कुलर मोशन कराया। ये जरूरी बात नहीं है, मान लो मेरे पास एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को मैंने क्या करा, इसे बांधा और ये इसको मैंने एक वेलोसिटी v दी थी, तो ये घूम रहा है इस तरीके से घूमा,
जो मैं बात बोल रहा हूं, यहां पे हमारे पास टेंशन होगा, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन, यहां पे हमारे पास एम ओमेगा स्क्वायर आर होगा। तो ये टेंशन जो है इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलर मोशन, और ये हमारे पास एक सीरियल फोर्स क्रिएट करेगा। ठीक है, तो कहने का गर्ज ये है कि जो हमारे पास जो भी चीजें हैं, जो भी आपके पास फिजिक्स है, वो रिलेट है इस चीज की वजह से। कल मैं और एक एग्जांपल्स लूंगा जिसकी वजह से मैं आपको कोई और फोर्स बताऊंगा, जिस फोर्स की वजह से आप कुछ और नया कुछ निकाल दोगे। समझ में बात आई? तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।